29 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही मैं 28 की भी क्लास ले लूँगी, एंड जितनी भी पिछली क्लासेस है ऐसे ही मैं दो दो करके क्लासेस कवर करूँगी। रिलीज ऑल माइनर्स हेल्ड ओवर स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी ने करी है उसके अंदर जो माइनर्स को हेल्ड किया हुआ है, माइनर कौन होता है, वो इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है ना। जितने भी बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है उनको रिलीज कर दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि पुलिस ने जो असेस एट्रोसिटीज करी हैं, ठीक है ना, जो यूज किया है, एक्सेसिव फोर्स यूज किया है, उसके ऊपर वो उस फोर्स को वो चेक करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि आगे से ये चीजें ना हो, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये केस को मतलब देख रहा है, बहुत क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। शर्मिला क्लेम्स गोल्ड इन पैरा शॉटपुट F57, ठीक है। तो ये नाम याद करना जरूरी है। शर्मिला लिखेंगे, शर्मिला, शर्मिला टैगोर, ठीक है ना। शर्मिला टैगोर से शर्मिला धनकर, ठीक है ना, धनकर। शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग वन इंडियाज फर्स्ट पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल, वन इंडियाज फर्स्ट पैरा एथलेटिक गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम में किसमें जीता है, पैरा शॉटपुट 57 में, ठीक है ना। तो शी हैज वन गोल्ड मेडल एंड फर्स्ट पैरा एथलेटिक का गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीता है इन्होंने। दिस इज द फैक्ट दैट इज अटैच टू हर, ठीक है। उसके बाद जो शिल्पा शायला है, शिल्पा शायला, उन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। सो शिल्पा शायला हैज वन ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो उसके बाद नाउ वी नीड टू नो दैट वो किस में ब्रॉन्ज लेकर आई हैं। अवॉर्डेड ब्रॉन्ज इन पर्सनल बेस्ट एफर्ट, अनदर वाज अवॉर्डेड फॉलोइंग इन बेस्ट प्लेस्ड। ये हमें देखना पड़ेगा कौन सी गेम में आया है, मे बी सेम में आया हो, ठीक है ना, बट इसको गेम चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कौन से इवेंट में आया एक्चुअली, ठीक है ना, इवेंट में हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद मैनी पीपल वर फियर ट्रैप्ड इन, तो जापान में अर्थक्वेक आया 7.1 मैग्नीट्यूड का। तो जापान अर्थक्वेक जून में आया है, 7.1 मैग्नीट्यूड का, ठीक है जी। आगे चलेंगे। ओमान प्रेजेंट्स ईरान विद प्लान फॉर फीस टू यूज हॉर्मस। अब देखो यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का क्या पंगा पड़ा हुआ है, वही सेम पंगा पड़ा हुआ है। ईरान कह रहा है कि भाई मैं तो ना फीस लिवाई करूंगा जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से निकलना चाहता है। अब जो ओमान है उसका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस लगता है, ठीक है। तो ये वो कह रहा है ईरान को कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम वॉलंटरी फीस चार्ज कर लेते हैं, जैसा सिस्टम सिंगापुर वालों ने बनाया हुआ है हम वैसा सा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। जैसा एशिया स्ट्रेट ऑफ मलाइका पे सिस्टम है ना, इंडोनेशिया मलेशिया और सिंगापुर ने जैसा सिस्टम बनाया हुआ है हम वैसा सा सिस्टम बनाते हैं। बट ईरान ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, ठीक है ना। ओमान प्रेजेंटेड ईरान विद अ प्लान फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और इसमें क्या बोला है ओमान ने कि भैया वॉलंटरी फीस लगाते हैं। और ये आइडिया कहाँ से निकाला उन्होंने, वो कह रहे हैं कि जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे लगा हुआ है, ठीक है ना, लाइक एशियाज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है ना। अब जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है वो कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का किन किन कंट्रीज को लगता है, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया की एक स्पेस कंपनी जो है टार्क्सन, उसने कहा है कि उसने $871 मिलियन एज ऑफ जुलाई रेज करे हैं, तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अदानी ग्रुप। अब क्या है एविएशन के अंदर, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, ठीक है ना, और मुंबई का एयरपोर्ट है, उसके अंदर ओनरशिप पे कैप है।
ठीक है ना। द कंसेशन एग्रीमेंट फॉर दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट कैप्स एग्रीगेट एयरलाइन ओनरशिप इन एयरपोर्ट ऑपरेटर, मतलब अब जो इंडिगो है वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 10% ही हिस्सा हो सकता है उसका, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो अदानी है वो कह रहे हैं कि यार इसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन से ग्रुप ने रिक्वेस्ट करी है? अदानी ग्रुप रिक्वेस्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू रिलैक्स क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ से लिखोगे क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एंड एयरलाइंस, ठीक है ना। तो इस पे देखेंगे क्या होगा, ये नोट कर लेना, ये ज़रूरी है कि किसने बोला कि भाई ये थोड़े चेंज होने चाहिए। इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने चेंजेस करे हैं, ठीक है ना। जो पंचायत की पावर है डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन करने की वो ले ली गई है, ठीक है ना। इन वेस्ट बंगाल लिखेंगे, इन वेस्ट बंगाल इलेक्टेड हेड्स ऑफ पंचायत of taken away like to have panchayats administrative and financial powers, administrative and financial powers taken away, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो दे हैव बीन टेकन अवे स्टेटेड, यहाँ से नोट करेंगे हम इसको। एंड फाइनेंशियल पावर ऑन जुलाई 20 स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेटेड द ग्राम पंचायत प्रधान एंड म्युनिसिपल चेयरमैन विल ट्रांजिशन आउट ऑफ देयर प्रीवियस रोल्स एज। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और वो नहीं, वेस्ट बंगाल पंचायत, वेस्ट बंगाल हेड्स ऑफ पंचायत cannot cannot register cannot register बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्टर है वो ये मेंटेन करते थे, बट अब ये बर्थ और डेथ का रजिस्टर नहीं मेंटेन करेंगे। उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑफिसर बिठाया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? एक स्पेसिफिक ऑफिसर। कौन रजिस्टर करेंगे बर्थ और डेथ? जो बर्थ और डेथ हैं वो गवर्नमेंट से डेडिकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है ना। अब कौन रजिस्टर करेगा? डेडिकेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, डेडिकेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, would be appointed as registrar for every gram panchayat and municipality, ठीक है ना। और जो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ करेंगे, सर्टिफिकेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफ्लोज, ठीक है ना। तो मतलब अभी मेनली ये लोग किस पे फोकस करें? अब ऐसा क्यों करा है? क्योंकि जो सर हुआ है दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हुआ है, वोटर लिस्ट हुआ है, उसमें पाया गया है दैट ये इसमें इरेगुलरिटीज थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में कि वाई, ऐसा क्यों किया गया, क्यों पावर्स ले ली गई इनसे? क्योंकि ड्यूरिंग सर लिखेंगे, ड्यूरिंग सर irregularities found in issuance of बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स। तो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए हैं उसके अंदर क्या है? इरेगुलरिटीज हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि हम पंचायत से, इलेक्टेड हेड से ये पावर्स ले लेते हैं और हम ये पावर जो है एक अपॉइंटेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल को देंगे। ये किसके लिए है? एम क्या है इनका, क्यों हुआ और एम क्या कर रहे हैं हम ये इससे? एम है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अब रीजन और ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सर्विस एंड curb corruption in issuance of birth and birth and death
सर्टिफिकेट्स। ठीक है जी। तो ये है। अब अगर वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में वाई, तो वाई ही बताना है। एम पूछ रहे हैं तो एम बताओगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज एंड यू शुड नो देम। ठीक है ना। तो जब लर्न करोगे तो डिफरेंस के साथ आपको लर्न करना है। ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो हुई थी 1993 में। सो ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई वो 1993 में हुई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी पंचायत की बात होगी तो ये अमेंडमेंट की बात होगी। ठीक है ना। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायती राज सिस्टम को रूरल इंडिया में, विलेजेस में पंचायत सिस्टम जो बहुत पहले से चला आ रहा है। और इससे क्या हुआ? 3 टियर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो आया। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा नोट कर लेना है। एंड वी नीड टू रिमेंबर कि 73rd 7 और 3 जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं माने जाते ना। 13 नंबर अच्छा नहीं माना तो 3 का 3 17। 73 जो थर्ड अमेंडमेंट जो है उससे क्या हुआ? पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अचीव हुआ। ठीक है। और ये कब हुई थी? 1993 में। ओके कूल। उसके बाद द फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ ईरान्स लेट सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनी। तो आयतोला अली खामेनी की 1 वीक तक फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स चली। ठीक है। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि इस फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स में अफगानिस्तान के जो दोनों पार्टीज हैं, तालिबान है एक और ऑपोजिशन नॉर्दर्न अलायंस जो है, उनके दोनों आए। ठीक है। दोनों ईरान को विजिट करें। मतलब अफगानिस्तान जो है उसको पता है कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मल्टीपल पर्सनालिटीज जो हैं उन्होंने विजिट किया अफगानिस्तान से ईरान को, जब फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स का मातम मना रहे थे लोग तब। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। उसके बाद द टर्म सेनेटरी का मतलब क्या होता है? 100th एनिवर्सरी। ठीक है ना। तो सी कॉमनवेल्थ गेम्स 100 सेनेटरी एडिशन कब हो रहा है? 2030 में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? अहमदाबाद में। इंडिया होस्ट कर रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इस बारी कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रही हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हमारी हमारी तो नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स, इनको कॉमनवेल्थ क्यों बोला जाता है? जितनी भी कंट्रीज ब्रिटेन ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ बोला जाता है इनको। ठीक है। इंडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रही है। तो यहाँ पर हम पहले इसका नोट कर लें कि इस बारी ग्लासगो में हो रही है। तो पहले कहाँ पर होनी थी? ये फर्स्ट पॉइंट। ग्लासगो में हो रही है। ग्लासगो में हो रही है 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स। इससे पहले ग्लासगो में कब हुई है? 2014 में ग्लासगो में ये गेम्स हुई हैं। पहले कब होना था? 2026 एडिशन ओरिजिनली कहाँ पर होना था? एडिशन वॉज टू ओरिजिनली टेक प्लेस इन विक्टोरिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों ने कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो होस्ट करनी थी। हु वाज टू होस्ट? ऑस्ट्रेलिया वाज टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है। ग्लासगो जो है 2026 में होस्ट करा है, 2014 में करा। मतलब पहले 26 एडिशन विक्टोरिया ने होस्ट करना था, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करना था। ठीक है ना। बट ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ड्यू टू द स्पाइर वाई। नाउ वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू स्पायरलिंग कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट हैं वो इंक्रीज हो गई। तो ग्लासगो ने क्या बोला कि ठीक है क्या भैया मैं कर देता हूँ। तो ग्लासगो ने कैसे गेम्स करवाई? उसने स्केल डाउन वर्जन। क्या हुआ यहाँ पर? स्केल डाउन वर्जन मतलब जितनी गेम्स होनी थी वो नहीं हुई, कम गेम्स हो रही हैं। बट हाँ फिर भी 10 डिसिप्लिन्स में ही, मतलब 10 जो गेम कैटेगरीज हैं उसी के अंदर हुई। जैसे बैडमिंटन नहीं इंक्लूड करी गई। तो ये सारा करके ग्लासगो ने गेम्स करवा ली, इज्जत बचा ली। ठीक है। अब 2030 का जो एडिशन है, जो सेनेटरी एडिशन है, जो 100th एडिशन है, जिसको सेंटेनरी एडिशन भी बोलते हैं। सेंटेनरी एडिशन जो है वो कब ऑर्गेनाइज हो रहा है? 2030 के अंदर। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको। कहाँ पर? अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है। इंडिया होस्ट कर रहा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट इज अबाउट मीराबाई चनू। मीराबाई चन्नू जो है वो रिकॉर्ड बना गई हैं। शी हैज बिकम द
फर्स्ट वुमेन बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वेटलिफ्टर टू सिक्योर हर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। ठीक है, उन्होंने गोल्ड कॉन्जिक्यूटिव थर्ड बारी गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी आप नोट कर लो कि दिस इज अ फैक्ट एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो अब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने और कब होस्ट किया है? ठीक है, 2030 में तो हम होस्ट कर ही रहे हैं। इंडिया ने 2014 में भी दिल्ली में 2014 में न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करे थे। ठीक है जी, उसके बाद ऐसे 2014 में किए थे, 2010 में, मेरे को 2014 में तो इलेक्शंस थे, 2010। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे चलेंगे नाउ अंडर इक्विप पुलिस। अब यहाँ पर जो पुलिस का है, ठीक है, पुलिस जो कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना कि कॉकरोच जनता पार्टी ने वाई प्रोटेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज करी थी, कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था और जो सीबीएसई के अंदर रीवैल्यूएशन में दिक्कत आई थी, उसकी वजह से उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा था एंड वो रिजाइन भी कर गए। ठीक है ना, अब उसके लिए प्रोटेस्ट हुई थी, प्रोटेस्ट के अंदर अरेस्ट वगैरह हुई है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भाई प्रोटेस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहे ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट तो बनती है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुली। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, प्रोटेस्ट आर परमिसिबल विद ड्यू परमिशन एंड एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस एंड कुड कम एट ऑड्स विद द राइट टू प्रोटेस्ट। अब राइट टू प्रोटेस्ट में ये वाला पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि ठीक है राइट टू प्रोटेस्ट है, बट आप जहां पर बोला जाए वहीं पर आप करिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कहीं पर करो। और ऊपर से जस्टिस जोगमाल्या बागची ने क्या बोला कि भाई जो प्रोटेक्टिव गियर है पुलिस का वो फुल नहीं था, वो अंडर इक्विप्ड थे, इसीलिए वो ओवर फोर्स यूज कर रहे थे। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये कौन नोट करेगा, जो एस्से राइटिंग में करे, बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएलसैट और एआईएटी का टॉपिक बन गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है जी, तो यही था हमारा 29th का। 28th का भी मैं करवा देती हूँ आपको। आई नो बहुत ज़्यादा हम बैकलॉग में चल रहे हैं, ठीक है, बट मैंने 22nd से लेकर के 29th पूरा मार्क कर लिया है, तो ये सारा मैं आपको करवा दूंगी दो दो करके, एंड फिर होपफुली अगस्त में हम नॉर्मल चल पाते हैं। ठीक है ना, सीजीपी। अब इस बार क्या हुआ, आई हैड सम ऑफ द केसेस विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ना पुराने केसेस हैं जो कोविड के टाइम से लिए हुए हैं, ठीक है, और अब उनका डिसीजन टाइम आ रहा है, क्योंकि मतलब होता है ना 4-5 साल में केस डिसाइड हो रहा है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं। सीजेपी वार्न्स ऑफ फ्रेश प्रोटेस्ट ओवर गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ब्रीच। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया था कि बच्चों के ऊपर, जो बच्चे हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एफआईआर नहीं करेंगे, बट वो हो रही हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, तो ये सब हो रहा है। उसके बाद एपेक्स कोर्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एपेक्स? टॉप कोर्ट स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई पुलिस कंडक्ट कैसा होना चाहिए टू रेगुलेट मास डेमोन्स्ट्रेशंस, इसके ऊपर आप गाइडलाइंस लेकर आओ। ठीक है ना, ऑब्जर्विंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू पीसफुल, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये नोट कर लोगे, बट इसमें से क्या चीजें याद करनी है। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं लिखी उन्होंने, क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखी है। ठीक है, indicated, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, indicated that it may consider framing uniform guidelines to regulate police conduct during large scale demonstrations। ठीक है, ये नोट करोगे, ये नोट करेंगे, the right to peaceful protest is absolutely guaranteed under the constitution so long as it is, but right to protest जो है वो फंडामेंटल, ये ना मैं इसके ऊपर रिसर्च करके आऊंगी अच्छे से, बट आर्टिकल 19 जो है वो मतलब इकट्ठा होने की परमिशन तो देता है, बट आई विल ट्राई एंड रिसर्च ऑन दिस कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा या फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, बट आई थिंक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट कवर्ड फंडामेंटल राइट जो आती है वो ये है कि आर्टिकल 19 कहता है कि पीसफुली आप इकट्ठे हो सकते हो, बट क्या वो राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल हो जाती है, आई डोंट थिंक सो, कॉन्स्टिट्यूशनल ही बोलेंगे उसको। द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट इज पीसफुल। ठीक है, उसके बाद सम एडवोकेट कोर्ट फ्रेम गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने जो नोट करे, इसमें हमारा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर 10% टैरिफ लगा दिया है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए ने इम्पोज्ड इंडिया और अदर कंट्रीज पर, बहुत सारी कंट्रीज पर लगा दिया। एंड ये क्या कह के लगाया है कि जो सामान फोर्स्ड लेबर जहाँ पर यूज हो रही है उसके ऊपर, तो 10%
क्या किया है, 10% tariff that United States has imposed on India and several other countries over their imports of goods supposedly made using forced labor is merely an attempt to restore. तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर ये नोट करना है, बट व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स इज दैट 10% tariff has been imposed by USA on India and other countries plus. नंबर 1 पॉइंट तो ये पूरा नोट करना है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि ये जो लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, ये कहा है कि फोर्स, ये सामान जो फोर्स्ड लेबर से बन रहा है, और हमारा लॉ जो है यूएसए वाले कहते हैं वो फोर्स्ड लेबर से बना हुआ सामान नहीं, मतलब हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। अब क्या है, क्यों लगाए हैं, वाई। अब आते हैं वाई पे, क्यों लगाए हैं। देखो, पहले टेरिफ्स लगाए थे यूएस ने हम पे ऊपर, बट वो टेरिफ जो परमानेंट टेरिफ थे वो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना, आप नहीं लगा सकते हो। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं लगा सकते हो, फिर बीच में टेम्परेरी और लगाए थे इसने, अब इसने ये वाले लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे नाउ, उसके बाद टर्म यूज हुई है यहाँ पे कैफे, कैफे 3 नॉर्म्स। कैफे 3 नॉर्म्स क्या है, ठीक है। कैफे 3 नॉर्म्स जो हैं दे स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। कैफे 3 नॉर्म्स ये क्या है, प्रपोज्ड हैं एट अ क्रूशियल टाइम ऑफ ग्लोबल, तो ये प्रपोज्ड हैं। प्रपोज्ड क्या है ये, कि भाई जो व्हीकल्स बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनीज, उनको बोल रहे हैं कि भाई आप फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स बनाओ, ठीक है ना। मतलब उनको कह रहे हैं कि आप ऐसे व्हीकल्स बनाओ जो कम पेट्रोल पिएं, जो कम डीजल खाएं, ठीक है, ऐसे पेट्रोल आप बनाओ। क्योंकि भाई क्यों बना रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द पावर मिनिस्ट्री जो है, पहले हम नोट कर लें फैक्ट्स करा, पावर मिनिस्ट्री ये लेकर आए, कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आए, पावर मिनिस्ट्री। कब लेकर आए, 16 जुलाई। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मतलब प्रपोजल है, ठीक है ना। कैफे 3 आफ्टर मंथ्स ऑफ इंडस्ट्री लॉबिंग, ठीक है, ये नोट करेंगे। वाइल सम मैन्युफैक्चरर्स पुश फॉर स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, अब मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, ये जो व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके ऊपर कैफे नॉर्म सेट एनुअल, क्या करते हैं ये, एनुअल हर साल के लिए सेल वेटेड एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट फॉर मैन्युफैक्चरर्स पैसेंजर व्हीकल फ्लीट्स रादर देन इंडिविजुअल मॉडल्स। तो मतलब ये ना दे देते हैं कि हर कंपनी इतने व्हीकल्स बना सकती है, मतलब इतना फ्यूल आप इतना जो है पॉल्यूशन करने वाले आप व्हीकल्स बना सकते हो। अब अगर आपको ज्यादा व्हीकल्स बनाने हैं तो फिर आप फ्यूल एफिशिएंट बनाओ। अब ये वाला कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था जब अरब ऑयल सिचुएशन हो गई थी, मतलब ऑयल कम था, तो उन्होंने ये 1975 में यूएसए वालों ने ये स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद चाइना के अंदर जो सब, चाइना एक्सपीरियंस इज इवन मोर इंस्ट्रक्टिव, इट इंट्रोड्यूस मैंडेटरी फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स इन 2004। चाइना जो है ये ले आया था 2004 के अंदर, ठीक है ना। आप देख रहे हो कंट्रीज हमसे कितनी आगे हैं। ये 1973 में सोच के बैठ गए थे और ये 2004 में, और अब हम 2026 या 2024-23 में ये करना स्टार्ट करें, तो हम पीछे ही हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ यूनाइटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डील बिटवीन यूएसए एंड सऊदी अरेबिया विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर, ठीक है ना। तो यूएसए सऊदी अरेबिया सिविल न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील, यूएसए सऊदी अरेबिया सिविल न्यूक्लियर डील जो है उसके बारे में बात करेंगे। इन द मिड्स ऑफ यूएस ईरान वॉर दैट बिगैन ओवर तेहरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब जो वॉर चल रही है उसके बीच में उन्होंने ये किया है। मैटर्स बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर द एग्रीमेंट हैड बीन साइंड एडेड अ न्यू कंडीशन। अब क्या था, इनके बीच में डील हो गई, आफ्टर डील इन्होंने क्या करा, यूएस प्रेसिडेंट ने आफ्टर डील, यूएस प्रेसिडेंट added new condition that Saudi Arabia should join अब्राहम अकॉर्ड्स। तो मतलब ये जब डील हो गई, ठीक है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि भाई ये डील तभी हो पाएगी, न्यूक्लियर हम तभी लगाएंगे सऊदी अरेबिया में, यूएसए की कंपनीज तभी लगाएंगी अगर सऊदी अरेबिया जो है अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन से अब्राहम, ठीक है ना, हिम की जगह हम लगा दिया।
सो यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट बनो। अब अगर वो अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट बन जाएगा तो क्या होगा उससे? उससे होगा कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर बहुत मतलब उनके वो क्लोज हो जाएंगे, अच्छे रिलेशंस होंगे। तो ध्यान रखना कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशंस अच्छे हो सकते थे, दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग गुड, बट क्यों नहीं अच्छे हो सके? वाई अच्छे नहीं हो पाए? बिकॉज ऑफ द अटैक जो अक्टूबर में अटैक हुआ है। मैं उसकी एग्जैक्ट डेट बता देती हूँ, अक्टूबर 2023, हमास अक्टूबर 2023 अटैक्स। ये भी माना जाता है कि इनके रिलेशंस अच्छे होने वाले थे, इसीलिए ये अटैक किया गया। क्योंकि अगर पैलेस्टीन अटैक नहीं करता, हमास अटैक नहीं करता, तो पैलेस्टीन इशू जो इसराइल के साथ है वो खत्म हो जाता, क्योंकि ये अरब कंट्रीज ही कहीं ना कहीं इसको बैक कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद चलो ये हो गया सऊदी अरेबिया हैज लॉन्ग शॉट। अब सऊदी अरेबिया कब से चाह रहा है कि भैया हम जो है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दें, ठीक है। और क्राउन प्राइम मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस जो है वो चाहते हैं कि जो हमारी एडिक्शन टू ऑयल है, अब देखो यार इनको भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑयल का जो काम है वो कम होगा और हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो 2030 तक एम करें कि हम अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करें, हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है ना। तो वो किस चीज में जाना चाहता है? फाइनेंस, मेगा प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, टूरिज्म में जाना चाहते हैं, पावर हंग्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर्स को पावर प्रोवाइड करना चाहते हैं। और अभी उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे हो रही है? थ्रू ऑयल एंड गैस। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट फाइन। Saudi officials believe that nuclear power would help meet rising domestic energy demand while freeing more oil and gas for export. MBS first took up his nuclear ambition with Trump। तो ये सारा आपको नोट करना पड़ेगा। तभी आई एम सेइंग यहाँ पर मैं क्लासेस लेना बंद नहीं करूंगी, बट आपको यू विल हैव टू ज्वाइन द कंपाइलेशंस, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लानिंग समथिंग न्यू। मे बी वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग पीडीएफ जिसमें हम प्रिंट करना अलाउ करें, और वहां पर आपको ज्यादा वो होगा, क्योंकि इतना इतना नोट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। बट या इट इज अप टू यू, अगर आप नोट करना चाहते हो कर सकते हैं। एमबीएस फर्स्ट टुक अप हिज न्यूक्लियर एम्बिशन, हिज सक्सेसर जो बाइडन ऑफर्ड अ डील ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर मतलब सऊदी अरेबिया को अब्राहम अकॉर्ड्स में ज्वाइन करने के लिए पहले बोला गया था, बट वो क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? क्योंकि अक्टूबर 2023 वाला अटैक हो गया। तो ये भी आप नोट करेंगे, वैसे मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है ना। एज ए सिग्नेटरी टू एनपीटी, सऊदी अरेबिया हैज एवरी राइट टू परस्यू पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो हमें याद रखना है कि सऊदी अरेबिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर की साइन करी हुई है। तो वो ये मतलब वो ले सकते हैं न्यूक्लियर यूएसए से, ठीक है ना। अब यहाँ पे बट अग्रीमेंट अनाउंस बाय यूएस एनर्जी सेक्रेटरी जो है, वहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो सकता है सऊदी अरेबिया में। और कल को ठीक है, वहां पर दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ यूएस ऑपोजिशन टू एनी इरानियन इनरिचमेंट ऑन इट्स सॉइल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या पता ईरान वाले सऊदी के यहाँ पर मतलब मतलब न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना कर लें सऊदी वाले, क्योंकि इनको लगता है कि भाई सऊदी वाले बोल चुके हैं कि देखो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो हमें भी बनाना पड़ेगा। और एग्रीमेंट के अंदर ना जो नॉर्मली इंस्पेक्शन होती है, ठीक है ना, वो इंस्पेक्शन के बारे में बात ही नहीं हुई है। मतलब कोई भी जाके इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा कि भाई सऊदी अरेबिया जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो नहीं कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which you need to create notes about, ठीक है। The Cockroach Janta Party movement has highlighted the political urgency for reforming the economy to create more employment for Indian youth, ठीक है। अब यहाँ पर इनका ये मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी को जो हाइप मिल रही है या जो वो काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो पार्टी इन पावर है और जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर एक थर्ड पार्टी जो आके बैठी है, वो इसलिए बैठी है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, ठीक है। अब ये हम देखेंगे अगर आगे आगे इसी पे बात होती है, क्योंकि क्वेश्चंस अब आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो जो पुराना एजुकेशन मिनिस्टर था उसने रिजाइन कर दिया है, तो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आ गया है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, पुराने वाले के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या था, किस चीज, कहाँ से, क्या उनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो क्या नाम है उनका? प्रल्हाद जोशी। तो हैड बन रहा है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रहलाद जोशी, ठीक है। स्पेलिंग याद करवा रही हूँ क्योंकि
स्पेलिंग्स के बेसिस पे गेम हो सकती है। ठीक है, जो रिजाइन करके गए हैं मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है जी, दिस पर्सन हैज रिजाइन। ठीक है, अब इनका जो प्रधान का जो टेन्योर था, ठीक है ना, टेन्योर के अंदर क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, प्रधान का टेन्योर जो था उसमें क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इसके अंदर मतलब इम्प्लीमेंट काम हुआ किस किस चीज पे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की को लागू करने के लिए बहुत काम हुआ। ठीक है, नेशनल नेप स्टैंड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टैंड्स की, भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये स्टैंड है कि रिफॉर्म्स लाए जाएं इंडिया के अंदर, ठीक है ना, एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, अब उसके बाद ही टुक चार्ज इन 2021। ही बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर इन 2021। ठीक है, इससे पहले ही वॉज व्हाट? ही वॉज अ पेट्रोलियम मिनिस्टर। ठीक है, अब हम पेट्रोलियम मिनिस्टर वाला टेन्योर की बात बाद में करेंगे। अब उसके बाद एजुकेशन में इन्होंने और क्या क्या किया? एजुकेशन में उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेकर आए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेके आए, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से क्या हुआ? उससे हुआ फ्लेक्सिबल लर्निंग। ठीक है ना, क्या स्टार्ट किया इन्होंने? फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क से कि ये हुआ कि भाई पहले क्या होता था, किसी ने मान लो फर्स्ट ईयर किया, ठीक है, छोड़ दिया कॉलेज, तो वापस ज्वाइन करने में बड़ी दिक्कत आती थी, अब वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लेकर आए, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, इम्प्लीमेंट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। थर्ड क्या लेकर आए? वो लेकर आए विकसित भारत, जिसके अंदर यूजीसी के बहुत सारे जो पावर्स थे वो लेना चाह रहे थे, और किसी और को देना चाह रहे थे ये पावर्स, ये लेकर आए। ठीक है ना, ये वाला बिल लेकर आए। तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल भी ये ही लेकर आए। ठीक है, फिर उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये लेकर आए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। एंड ही ऑल्सो केम अप विद टीचर ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स भी लेकर आए। ठीक है, उसके बाद इससे पहले कि ये एजुकेशन मिनिस्टर बनते, ही वॉज पेट्रोलियम मिनिस्टर। ठीक है, तो निपुण भारत भी इनकी स्कीम थी, ये भी नोट करेंगे। निपुण भारत क्या है? 2021 में लॉन्च करी फाउंडेशनल लिटरेसी, और उसमें इंक्रीज दिखा है कि भाई बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी पे जो काम करना था वो एक्चुअल में हो पाया है। ठीक है ना, तो इट हैज़ हैड गुड इफेक्ट। और टीचर ट्रेनिंग क्या थी? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मतलब इन्होंने टीचर्स को ना डिवाइड कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज में, कि ये एक्सपर्ट टीचर है, ये वो है, ये थोड़ा कम है उससे। और जो टीचर एक्सपर्ट्स नहीं है उनकी मेंटोरशिप के लिए लोग बिठा दिए कि टीचर जो है वो एक्सपर्ट्स बन पाए अपने सब्जेक्ट में। तो ये वाली चीज़ भी इन्होंने ही करी, एंड ये आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट करोगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू नोट दिस। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे नहीं पीछे जाएंगे। पेट्रोलियम, ही वॉज द पेट्रोलियम मिनिस्टर। ठीक है ना, इससे पहले ही वॉज द पेट्रोलियम मिनिस्टर। एज अ पेट्रोलियम मिनिस्टर इनकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट वो ये है, वो कि इन्होंने लागू करी, इम्प्लीमेंट करा जो एलपीजी कनेक्शन, 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इन्होंने दिए। ठीक है ना, तो 4 ईयर टारगेट था, 3 ईयर्स में ही इन्होंने ये टारगेट अचीव किया, तो ये नोट करोगे। उसके बाद स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लेकर आए, ओवर 500 इंडस्ट्री डेवलप कोर्सेज इसके अंदर आए। ठीक है ना, तो ये भी आप नोट करोगे। तो मतलब एज अ एजुकेशन मिनिस्टर हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब प्लीज़ ये मत आ जाना कि भाई आप ऐसे ही बोल रहे हो, पेपर लीक हुआ। आपको एज अ करंट अफेयर्स का स्टूडेंट पढ़ना है, और मेरे को एज अ करंट अफेयर्स का टीचर पढ़ाना है। ठीक है, मेरी जो मर्जी ओपिनियन हो अबाउट सीजेपी, आपकी जो मर्जी ओपिनियन हो अबाउट सीजेपी, अबाउट एजुकेशन मिनिस्टर, अबाउट बीजेपी, कांग्रेस, पीएम मोदी, राहुल गांधी, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है इस क्लास के अंदर। ये सब इस क्लास के बाहर है, तो कोई भी ऐसे बेकार कमेंट्स आएंगे तो मैंने ब्लॉक कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा देखो, मुझे सिर्फ फैक्ट्स निकाल के आपको पढ़ाने हैं कि जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको पढ़ा दूँ। ठीक, ड्यू टू ईरान
यूएस से वॉर, ईरान यूएस से इसराइल वॉर, एक चीज़ की शॉर्टेज जो हुई है बहुत ज़्यादा, एक तो ऑयल वगैरह की हुई है और दूसरी फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर्स के लिए क्या करेंगे, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर खुद ही हम बना ले फर्टिलाइजर, ऐसा सा कुछ करना है, ठीक है। खरीफ सीजन चल रहा है, ड्यू टू सिचुएशन इन वेस्ट एशिया ग्रेटर डिमांड बिकॉज ऑफ एल नीनो एंड कंप्लेंट्स ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सच एज यूरिया रिसेंटली अप्रूव्ड। अब यहाँ पर, ठीक है ना, फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रही है। फर्टिलाइजर शॉर्टेज क्यों हो रही है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया वाई फर्टिलाइजर शॉर्टेज क्यों हो रही है। फर्टिलाइजर शॉर्टेज एक तो हो रही है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, मतलब वॉर, वेस्ट एशिया डिस्टर्बेंस, और थोड़ी सी इंक्रीज भी हुई है, शॉर्टेज की हुई है थोड़ा सा, ग्रेटर डिमांड बिकॉज ऑफ एल नीनो। व्हाट इज एल नीनो, एल नीनो इज जो वेदर खराब हो रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली एल नीनो क्या है, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन, की पैसिफिक ओशन इतना गर्म हो जाता है यहाँ पर, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि इंडिया के अंदर, बेसिकली इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर रेनफॉल कम हो जाती है, एंड जो हीट है, जो समर है वो भयानक पड़ती है, मतलब देयर इज अ इंक्रीज इन समर, हीट बढ़ जाती है और इंडिया में रेनफॉल कम हो जाती है, ठीक है ना। रेनफॉल कम हो जाती है, समर बढ़ जाती है, ठीक है, ये हो जाता है। अब एल नीनो आ गया तो ज़्यादा फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, तो फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो गए। इसी वजह से क्या हुआ है, इसी वजह से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या लेकर आई है, वो उसने यूरिया पे एक पॉलिसी अप्रूव कर दी है जिसका नाम क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, NIPU 2026। द न्यू पॉलिसी इज एम फॉर, अब हम ये न्यू पॉलिसी क्यों लेकर आए हैं, ठीक है ना, ये हम नोट कर लेंगे कि न्यू पॉलिसी आई है, ये आप नोट कर लोगे। अब न्यू पॉलिसी का एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द न्यू पॉलिसी, एम ऑफ न्यू पॉलिसी सेल्फ रिलायंस और इन यूरिया प्रोडक्शन, की जो यूरिया प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ पर ही होने लग जाए, हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट ना करें, ठीक है ना। अभी हम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अभी हमारी एम तो ये हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, हेविली डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ठीक है। According to the government, the policy will encourage new investments in the urea sector for setting up the gas-based urea. तो यहाँ पर ये क्या करेंगे इस चीज़ के लिए कि हम खुद यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो ये भी नोट करना है, ये दोनों तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट करने हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज पहले भी अनाउंस करी हैं, 2012 में, 2013 में, 2014 में, और 2012 की पॉलिसी के अंदर ये भी नोट करेंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेंचर्स लगाए भी हैं, 6 न्यू यूरिया वेंचर्स 2012 में लगाए। अभी इस टाइम पे 33 ऑपरेशनल यूरिया मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर इंडिया में हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये लेकर आए हैं, डीबीटी सिस्टम फर्टिलाइजर विल बी सोल्ड टू बायर्स इज मेड थ्रू पॉइंट ऑफ सेल, तो ये सिस्टम समझाए हुए हैं, ठीक है। इंडिया में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम भी चल रहा है जहाँ पर वो ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू थोड़ा ऑर्गेनिक सोर्सेज से फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। जो डिटेल नोट्स बना रहे हैं उनको अब ज़्यादा नोट करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा में से आ रहे हैं, ठीक है। ज्ञानेश्वरी फिनिशेस विद सिल्वर आफ्टर ग्रिपलिंग ड्यूअल, तो यहाँ पर अब मेडल आया है, ठीक है, ज्ञानेश्वरी का सिल्वर, ज्ञानेश्वरी, ठीक है ना, ज्ञानेश्वरी सिल्वर मेडल आया है, ज्ञानेश्वरी का सिल्वर मेडल आया है, ज्ञानेश्वरी का, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ज्ञानेश्वरी का सिल्वर मेडल आया है, ठीक है ना, कहाँ पर, ग्लासगो में, कॉमनवेल्थ में, ठीक, कॉमनवेल्थ में, ठीक है ना, वुमेन्स 50 वेट लिफ्टिंग में, वुमेन तो वो है, ये नाम से पता चल रहा है, वेट लिफ्टिंग कौन सी कैटेगरी में, 53 kg में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर द नाइजीरियन ऑल्सो रोट, अब नाइजीरियन जो है वाइल दे प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 206 बोथ इन कॉमनवेल्थ एंड गेम्स रिकॉर्ड, तो उन्होंने नाइजीरियन जो है उसने रिकॉर्ड बनाया, ये भी आप नोट कर लेना, अगेन अगर डिटेल बना रहे हो, शॉर्ट में नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ ज्ञानेश्वरी का सिल्वर नोट करना। इंडिया बिंद्यारानी देवी ब्रॉन्ज 58 kg में लिया है उन्होंने, ये भी नोट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे चलेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मंदाविया फेट CWG ब्रॉन्ज
तो यहाँ पर उनको अवार्ड किया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नोट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है, झंडू कुमार जो हैं, झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को 10 लाख का वर्ष में ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने। ठीक है ना, कहाँ पर? कॉमनवेल्थ में। तो ये भी नोट करना है जो जो मैंने मार्क किया है। उसके बाद आगे चलेंगे। बिटर स्वीट सिल्वर अजनिल का। ठीक है, अजनिल कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटिश अजनिल राजा, आई थिंक राजा नहीं, फॉर सिल्वर फॉर राजा, सिल्वर फॉर राजा। ठीक है ना, तो ये भी वेट लिफ्टिंग में है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। यूके न्यू प्राइम मिनिस्टर बुरहम वेलकम्स जेलेंस्की एज फर्स्ट फॉरेन विजिटर। जेलेंस्की आया, यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर आया है, प्रेसिडेंट सॉरी यूक्रेन का। ब्रिटेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? एंडी बुरनहम। ठीक है ना, बर्नहम। ठीक है ना, बर्नहम। ठीक है, एंड फर्स्ट फॉरेन विजिटर कौन है? जेलेंस्की, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। हु इज प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की? यूक्रेन का प्रेसिडेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, दोनों पीएम कौन बना है यूके का, एंड फर्स्ट फॉरेन विजिटर कौन था? ठीक है, अब जो हुथीस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो रेड सी की शिपिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है ना, हुथीस कहाँ के हैं? हुथीस जो हैं वो यमन में हैं, और वो किसका साथ देते हैं? ईरान का साथ देते हैं। ये मिलिटेंट्स हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये समझना पड़ेगा। देखो, हुथीस जो है वो कहाँ पर है? यमन में है। यमन क्या है? यमन इज अ कंट्री। ठीक है ना, यमन इज अ कंट्री। एंड हुथीज जो हैं वो मिलिटेंट्स हैं। वो हु आर मिलिटेंट्स? मिलिटेंट्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यमन में गवर्नमेंट के साथ कौन खड़ा है? गवर्नमेंट के साथ खड़ा है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया खड़ा है। तो अब यहाँ पर इनका पहले सीज फायर हो रखा था सऊदी अरेबिया और हुथीज का, बट अब इनका सीज फायर वो टूट गया था, इन्होंने अटैक वटैक कर दिया था, जिसका सऊदी अरेबिया को ये मान रहे हैं। पर हुथीज को कौन बैक कर रहा है? ईरान बैक्ड है, ये ईरान के वो हैं। तो अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने चक्कर जो इनका जहाँ से सऊदी अरेबिया अपना सामान वगैरह भेजता था वो ब्लॉक कर दिया। वो लाइन जो है वो शिपिंग लाइन ही ब्लॉक कर दिया। अब सऊदी अरेबिया को पहले ही बहुत नुकसान हो रहा था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो रखा था, ऑयल नहीं भेज पा रहे। अब और नुकसान होगा, तो सऊदी अरेबिया की तो बैंड बज रही है। ठीक है, SC सेंटर्स रिप्लाई ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ? जो भी इसका मतलब जो भी इसका रिजल्ट होगा केस का वो तो ठीक है, बट एंटी डिफेक्शन लॉ इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात हुई है। कौन से शेड्यूल में हुई है? 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रखी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफेक्शन?